नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपको और अपनों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज फिर से एक उद्देश्य के साथ आया हूं आप लोगों के बीच में और उद्देश्य यही है कि आपके शरीर की एक एक खून की बूंद में, हर नस नस में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार भर दूं। पर उस प्यार भरने से पहले हमें खुद में आत्मविश्वास बढ़ना होगा और आत्मविश्वास के लिए सिर्फ और सिर्फ दो पंक्तियां कहनी होंगी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार, होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो विद्यार्थियों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारत में संघीय व्यवस्था। हम जान चुके हैं कि भारत एक संघीय देश है, संघीय व्यवस्था वाली विशेषताएं हम लोग जान चुके हैं। तो भारत में ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जो उसे एक संघीय देश बनाती है और कहां तक भारत की संघीय व्यवस्था सफल होती है, वो भी हम आज जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 2 संघवाद का लेक्चर नंबर 3, जिसकी आज का क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था। पर इस संघीय व्यवस्था को समझने से पहले हम लोगों को समझनी पड़ेगी एक स्थिति, इतिहास की स्थिति, कि हमारी भारत की क्या स्थिति थी। तो और हम स्थिति जो समझेंगे वो समझेंगे 1947 में भारत की स्थिति। 1947 क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1947 इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमारे इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है, वो सुनहरा दिन है जिसका 200 सालों से इंतजार किया जा रहा था। फिर से सोने की चिड़िया भारत अंग्रेजों के कैद से आजाद हो चुकी थी। फिर से वो सोने की चिड़िया बनने को जा रही थी और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की जो उड़ान भरना शुरू कर रहा था, वो 15 अगस्त 1947 से कर रहा था। पर 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति क्या थी वो जानिए। तो भारत उस समय दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और एक रजवाड़ी। इन दोनों में अंतर क्या है वो एक कर एक जानते हम लोग। सबसे पहले ब्रिटिश भारत, इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन था। देखिए क्या था कि ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये वो राज्य हैं जहां पे पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन था। यहां पे सभी प्रकार के कानून, सभी प्रकार की कर व्यवस्था, टैक्स की जो पॉलिसी थी, सब प्रकार का जो पूरी व्यवस्था को संभालते थे वो अंग्रेज संभालते थे। यहां पे किसी भी प्रकार के कोई राजा रानी का, किसी का राज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राज था तो वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का था। इस क्षेत्र का विभाजन कर दिया गया और जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो इसी क्षेत्र में से जहां जहां पे ब्रिटिशों का अधिकार था, पूर्ण रूप से अधिकार था, जहां जहां ब्रिटिशों के राज्य थे, उस क्षेत्र में से दो देश बना दिए गए। वो दो देश कौन से थे? एक तो हमारा प्यारा भारत, सोने की चिड़िया भारत, और दूसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये दो देश क्या करेंगे? बना दिए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ किस में से बनाए गए? ब्रिटिश भारत वाले इलाके में से बनाए गए, रजवाड़ों में से नहीं। अब रजवाड़े समझते हैं, जहां राजा रानी द्वारा राज किया जाता था, ऐसी जगह भारत में जहां पर राजा रानी राज करते थे। अब परंतु सर, क्या यहां पर ब्रिटिशर्स कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। इनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता था, कर के लिए दबाव बनाया जाता था। कुछ पॉलिसी, कुछ नीतियां ऐसी होती थी जो विशेष रूप से रजवाड़ों पर लगाई जाती थी। मतलब दुखी तो राजा रानी भी थे, परंतु उतना जो शासन था जितना ब्रिटिश भारत में वो लोग कर रहे थे, उतना शासन रजवाड़ों पे नहीं कर रहे थे। और अगर होता क्या था कि अगर राजा और रानी मर जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उस राज्य को चलाने के लिए कोई नहीं होता था, तो ये जो राज्य है उसको भी ब्रिटिश क्या है, अपने वाले हिस्से में मिला लेते थे और वहां पे पूर्ण रूप से जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का राज्य ही चलाया करते थे। ये जब रजवाड़े, जब 1947 में हम आजाद हो गए और इस क्षेत्र में से भारत और पाकिस्तान बना दिए गए, फिर रजवाड़ों का क्या हुआ? तो रजवाड़ों की जो स्थिति हुई, उन रजवाड़ों को अंग्रेजों ने क्या कहा वो सुनिएगा। रजवाड़ों को चुनने या चयन करने का अवसर दिया गया। मतलब रजवाड़ों को बोल दिया गया, रजवाड़ों को क्या कहा गया, उनको 3 ऑप्शन दिए गए, 3 चॉइस दी गई। ठीक है, आपको एग्जाम में 4 मिलती है, इनको 3 दी गई और 3 चॉइस क्या थी? पहला, भारत में मिल जाओ। आपकी अगर इच्छा है, अगर आपको भारत की व्यवस्था और भारत के कानून संविधान पर विश्वास है तो आप भारत में मिल जाओ। दूसरा, पाकिस्तान स्वतंत्र में मिल जाए। अब जो हमने नया राष्ट्र बनाया है पाकिस्तान, आप उसमें मिल जाओ। और अगर दोनों में ही नहीं मिलना चाहते हो तो क्या हो, स्वतंत्र राष्ट्र में बन जाओ। आप एक अलग राष्ट्र बना लो, अपना अलग संविधान बना लो, अपनी अलग कानून व्यवस्था बना लो। अंग्रेजों ने कितने जुल्म करे हैं हम इस बात से पता लगा सकते हैं। जाते जाते भी क्या करा, हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के गए। जाते जाते भारत माता के 2 टुकड़े तो कर दिए और टुकड़े करने की तैयारी कर दी, पर इस भारत माता ने बहुत से सपूतों को जन्म दिया है और उस सपूतों में से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पर पहले, उससे पहले इस स्थिति को समझिएगा। जहां जहां पर आपको लाल कलर से मानचित्र भरा हुआ दिख रहा है, वो हिस्सा है जहां पर ब्रिटिशों का अधिकार था।
ब्रिटिश राज्य थे, पूर्ण रूप से ब्रिटिशों का अधिकार था। और पीला वाला क्षेत्र वो है जहां पर रजवाड़े थे। मतलब रजवाड़ा कितने बड़े थे, कितने रजवाड़े हमारे देश में, तो उन्होंने कितना क्षेत्रफल भारत का रोक रखा था, इसी बात से, इसी मानचित्र से हम लोग क्या है अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये रजवाड़े क्या भारत में मिलते हैं या नहीं मिलते, ये अब हम आगे जानेंगे। ये देखिए, ये मानचित्र है 1947 का। जब 1947 को भारत का विभाजन हुआ तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है, केसरिया रंग में दिख रहा है, ये पूरा भारत है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरे रंग में, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। और इधर भी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है। मतलब अंग्रेजों ने क्या करा, इतना भेदभावपूर्ण नीति अपनाई कि पाकिस्तान को 2 क्षेत्रीय सीमा दी गई और भारत को एक ही क्षेत्र की सीमा दी गई। पाकिस्तान को इधर भी सीमा और इधर भी सीमा। इधर वाला जो पाकिस्तान था उस समय क्या बोला जाता था, पश्चिम पाकिस्तान, पश्चिम का पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। और इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को 2 सीमाएं दी गई, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्व पाकिस्तान। पर सर आज तो हम लोग एक ही पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, आज तो हम पश्चिम और पूर्व की बात सुनते नहीं है। तो विद्यार्थियों हुआ क्या, हुआ ये कि जो ये वाला पाकिस्तान है, इधर के जो लोग थे, ये इधर वाले पूर्व वाले पाकिस्तान पे क्या करते थे, अपना शासन जमाते थे। उनको अपनी भाषा बोलने का अधिकार नहीं देते थे, उनके ऊपर मतलब जो अपनी मनचाहा ढंग से राज करने की नीति अपनाते थे। तो इधर वाले लोग क्या हो गए, दुखी हो गए, बहुत परेशान हुए, बहुत ही परेशान हुए। मतलब अपने पाकिस्तान, इस पाकिस्तान से अपने देश के लोग नहीं संभालेंगे। मतलब जो अपने ही देश के लोग थे, उन्होंने जो विभाजन करा लिया, उनके ऊपर भी वो क्या करे, शासन करना शुरू कर दिया। इनको आगे गुस्सा, इनको गुस्सा आया, भारत के पास भाग के आया, बोला क्या करो, हमें पश्चिम पाकिस्तान से बचा लो। तो और भारत तो क्या है, बहुत दयालु देश है। और भारत ने उसी समय, भारत सरकार ने बोला, आर्मी को भेजा और बोला कि इस देश को हम आजाद कराएंगे। और 1971 की लड़ाई में फिर से पाकिस्तान को हमने क्या है, धूल चटा दी और एक नया देश बांग्लादेश बनवा दिया। बांग्लादेश आजाद हुआ इस पश्चिमी पाकिस्तान से, किसके कारण, भारत सरकार के और भारत की बदौलत आजाद हुआ। जो ये पूर्व पाकिस्तान था, आज के रूप में बांग्लादेश है। तो ये जो है, मतलब पाकिस्तान को जब अंग्रेजों ने 2 हिस्से दिए और भारत को एक हिस्सा दिया, बाद में वो पाकिस्तान अपने दूसरे हिस्से को भी नहीं संभाल सका और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश वहां खड़ा कर दिया। तो आज के अगर आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र में अगर कोई देखने को मिलेगा, तो पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और पूर्व की तरफ बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि क्या करा, अंग्रेजों ने भारत माता के और टुकड़े करने की तैयारी कर ली थी। पर भारत माता ने सपूतों को बहुत जन्म है, और उनमें से एक सपूत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे ही उनको पता चला कि भाई अंग्रेज तो और टुकड़े करने की कोशिश करे, वो भागते हुए गए, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोले यही रुक जाओ, और टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। अपने दफ्तर में गए और सारे रजवाड़ों को क्या करा, पत्र लिखना शुरू कर दिया कि तुम भारत में मिल जाओ। कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे। कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े उस समय भारत में थे। और इन रजवाड़ों को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, सबको पत्र लिखा, बोला भारत में मिल जाओ, ये तो चले जाएंगे छोड़ के, साथ हमें रहना है, हम आपको संविधान में अच्छे प्रावधान देंगे और आप सब क्या करो, भारत में मिल जाओ। सबके सब पत्र से क्या हुआ, धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण भारत में मिलने लगे। परंतु हर जगह कुछ राज्य तो ऐसे होते ही हैं जो क्या है, सीधे तरीके से नहीं मानते। तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ये ऐसे थे जो नहीं माने। तो क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो एक ही बात कह रखी थी, अगर किसी राज्य की जनता भारत में मिलना चाहती है और अगर वहां का शासक नहीं मानता है, तो पत्र से नहीं मानता तो हम पिस्टल से भी मनाना जानते हैं। तो इसलिए अधिकतर रजवाड़े भारत में मिल गए और इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो कि ये रहे हमारे पहले देश के गृह मंत्री जो हमारे भारत के बने, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और अधिकतर राज्यों को उन्होंने मिला लिया और हैदराबाद जो मिलना नहीं चाहता था, वहां पे आर्मी को भेजा गया, वहां के लोगों को आजाद कराया गया और भारत में मिलाया गया। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का भी इतिहास रहा और जूनागढ़ का भी अपना इतिहास रहा। और पूर्ण रूप से ज्यादातर अधिकतर रजवाड़े भारत में मिल गए और इतना बड़ा संपूर्ण और विविधतापूर्ण भारत हमें फिर से देखने को मिला। तो उसका श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, राजनीति से जुड़ा हुआ किसी भी सवाल का जवाब अगर कोई दस्तावेज दे सकता है तो वो भारत का संविधान दे सकता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है हमारे लिए। तो भारत के संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा है। अभी राज्यों का संघ क्या होता है वो समझिए। एक शब्द होता है संघ राज्य और एक होता है राज्यों के संघ। दोनों में अंतर को समझते हैं और फिर भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है वो समझते हैं। संघ राज्य, राज्य मिलकर संघ बनाते हैं समझौते के आधार पर। हम लोगों ने पढ़ा था ना, सबको
साथ लेकर और सब साथ आकर। तो संघ राज्य क्या है? सब साथ आकर, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब साथ आओ और क्या करो, हम एक बड़ा संघ बना ले, एक बड़ा देश बना ले। तो संघ राज्य क्या है? राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। एक एक राज्य मिल जाते हैं और संघ बनाते हैं। किस आधार पे बना रहे हैं? समझौते के आधार पे बना रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। और एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चों कि नुकसान भी देखते हैं, फायदा भी देखते हैं, दोनों फायदा नुकसान देख के एग्रीमेंट किया जाता है, समझौता किया जाता है। तो ये समझौते के आधार पर बनाया गया। और जब अगर उस समझौते के अनुसार आगे काम ना हो तो वो राज्य क्या है? अलग हो जाते हैं। तो संघ राज्य में क्या होता है? राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। अगर किसी राज्य की बात को ना माना जाए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, उनकी संस्कृति को नुकसान दिया जाए और उस समझौते के अनुसार अगर काम ना हो तो वो राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई है तो वो अमेरिका है। इसीलिए अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। और अमेरिका में कितने राज्य हैं? अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनसे मिलकर पूरा संघ एक देश बनाया गया। अब आते हैं राज्यों का संघ की तरफ। प्रशासनिक कुशलता के लिए संघ का राज्यों में विभाजन, मतलब क्या है? संघ बड़ा है, पहले संघ हमेशा से रहा है, जो देश है वो हमेशा रहा है, और इसमें राज्यों का विभाजन करा गया है। क्यों करा गया है? क्योंकि प्रशासनिक कुशलता, ठीक है, प्रशासन है अच्छे से काम कर सके, ठीक है, हम देश को छोटे छोटे राज्य बना के जनता तक पहुंच सके और उनकी हर मनोकामना को पूरा कर सके, इसलिए हमने राज्यों का विभाजन करा है। संघ बड़ा था, हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। और ये क्या है? और इसके तहत कभी भी राज्य जो है, राज्यों का जहां संघ होता है वहां पे कभी भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। ये किसी समझौते से नहीं जुड़े, ये अपनी भावनाओं से जुड़े, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए कभी भी क्या है? राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? भारत है। तो राज्यों का संघ भारत को क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी राज्य कल को महाराष्ट्र बोले मैं अलग हो जाऊं, नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड बोले मैं अलग हो जाऊं, नहीं नहीं, किसी को अलग होने की जरूरत नहीं है। हम सब एक थे और एक है और एक ही रहेंगे। ये क्या है? संघ राज्य जो है सब साथ आकर वाली विधि पर चल रहे हैं। और हम लोग राज्यों का संघ क्या है? सबको साथ लेकर, सबको बराबर साथ लेकर चलते जाओ, ये हमारी विधि। तो भारत के संविधान ने क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है। इसलिए कभी भी कोई राज्य क्या है? संघ से अलग नहीं हो सकता। अब देखो, अब जो भारत की व्यवस्था है, उस भारत की व्यवस्था में दो स्तरीय शासन व्यवस्था है। दो स्तरीय शासन में एक है केंद्र या संघ सरकार। यह सरकार पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री, वो पूरे भारत के, वो बिहार वालों के लिए भी काम करेंगे, वो केरल वालों के लिए भी काम करेंगे, वो उत्तराखंड वालों के लिए भी काम करेंगे। उत्तराखंड में अगर किसी प्रकार की सुनामी या तूफान आता है तो भी मोदी जी वहां पे पैसा भेजते हैं कि बचाओ उत्तराखंड के लोगों को। केरल में, तमिलनाडु में भी अगर सुनामी तूफान आता है तो भी बचाते हैं, ठीक है। अभी उड़ीसा में चक्रवात आया तो भी वहां पे भी पैसा बचा। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो विदेश जाते हैं, वो ये नहीं कहते मैं बिहार का प्रधानमंत्री हूं, मैं केरल का प्रधानमंत्री, वो कहते भारत का प्रधानमंत्री। भारत की ये 135 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो कौन करती है? केंद्र सरकार या संघ सरकार करती है। राज्य या प्रांतीय सरकार, ये सरकार अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। अब हर राज्य की जो मुख्यमंत्री वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व, बिहार सरकार का जो है वो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है, तमिलनाडु वाले तमिलनाडु का करते हैं। तो सब अपने राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें लड़ भी सकती हैं, ठीक है, नहीं ये काम तो मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। तो उस काम पे लड़ाई ना हो तो उसके लिए संविधान ने पहले ही क्या कर दिया? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकार क्या दे दिए? विधायी अधिकार दे दिए। विधायी क्या होता है? विधायी का मतलब होता है विधेयक बनाना, विधेयक, ठीक है, कानून। तो जो कानूनी अधिकार है कि भाई किस पे कौन कानून बनाएगा, वो सब क्या है? संविधान ने बता दिया है। और कैसे बताया? बिल्कुल प्यार से 3 लिस्टें बना दी, 3 कॉलम बना दिए, इस कॉलम में इसके काम, उस कॉलम में उसके काम और उसके कॉलम में उसके काम। कोई किसी काम के बीच में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे। तो वो कौन कौन सी सूची है, कौन कौन सी लिस्ट है? एक है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो शुरुआत शुरू से ही करेंगे, संघ सूची से हम लोग जानना शुरू करते हैं विषय। अब इसमें कौन कौन से इशू है, कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब है सुरक्षा, देश की सुरक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा, ठीक है। पाकिस्तान अगर भारत पर अटैक करता है तो उसका जवाब देने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को। हमें किसी राज्य की सरकारों से पूछने की जरूरत नहीं है, भून दो, दबादब भून दो, ठीक है। वो अटैक करते तुम भी अटैक कर दो, ये जवाब कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। विदेशी मामले, कोई विदेशी मामला हो जाए, ठीक है, ठीक है, कौन से देश से अच्छे संबंध बना के रखने, किसको बिगाड़ के रखना है, ठीक है, किसको बातों से समझाना है, किसको लातों से समझाना है, ये काम का कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। बैंकिंग का काम,
बैंकिंग का काम क्या है, कौन डिसाइड करेगा? भाई पूरे देश में बैंक के एक ही रूल है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग से क्या है, देश चलता है, ठीक है। कहां से कितना लोन जा रहा है, कहां से कितना पैसा जा रहा है, सब बैंकिंग से होता है। ये पूरे देश का काम है। ये सुधार, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय, सारे के सारे जो नेशनल इंपोर्टेंस, जिनमें सर्वप्रथम देश है, जहां देश की बात आ जाती है, वो सारे के सारे मुद्दे हमने किसको, संघ सूची को दे दिए, ठीक है। संघ सूची में कौन काम करेगा वो जानेंगे। मुद्रा, संचार, संचार कम्युनिकेशन, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा पैसे भाई 500 के और 1000 के नोट किसने बंद करे? मोदी जी ने बंद करे ना, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने थोड़ी बंद करे। अब ये क्यों करे, क्यों भाई, क्यों सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे कानून केंद्र सरकार के पास क्यों है? उसका कारण है पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरफ की नीतियों की जरूरत है। एक तरफा नीतियां होनी चाहिए, पूर्ण रूप से एक तरफा, सारी जगह सिमिलर। आज मान लो कि जैसे उत्तराखंड में 2000 का नोट उत्तराखंड की सरकार अलग चला रही है, अब उत्तराखंड की है, मैं राजस्थान से उत्तराखंड में गया और मैंने बोला ये नोट लो, मुझे सामान दो, वो बोलेंगे अरे साहब ये पैसा यहाँ नहीं चलता है, या आप अपने राजस्थान में चलाओ। फिर मैं गया किसी के पास, अरे भाई तुम्हारे उत्तराखंड वाले नोट दे दो, तो वो लेगा सर ये लो, आप कभी राजस्थान आओ तो ये लेके आ जाना। मतलब क्या होगा, एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग करेंसी चलेगी, अलग अलग मुद्रा चलेगी, और जब अलग अलग चलेगी तो किस प्रकार की विविधताओं को हम देख सकते हैं, उसका उदाहरण मैंने अभी दिया कि अगर मैं उत्तराखंड जाता हूं तो मुझे क्या है, करेंसी को बदलाना पड़ेगा, नोट को बदलाना पड़ेगा। हमें क्या एक तरफा सिमिलरिटी चाहिए, पूरे देश में समानता चाहिए, इसलिए क्या है ये मामला किसको दिए, संघ सूची को दिए। अधिकार क्षेत्र, सर इसमें कानून कौन बनाएगा, किसका अधिकार है? संघ क्षेत्र में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। संघ सूची क्या है? संघ सूची, संघ सरकार जिन सारे मुद्दों पे संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती हो, वो क्या है, संघ सूची में है, और वो ये सारे विषय हैं, और ऐसे अनेकों विषय संघ सूची में रखे गए। अब है राज्य सूची। अब ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय जिन पे राज्य सरकारें काम कर सके, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय, ये कहां महत्व है, कहां इंपोर्टेंट है? ये स्टेट लेवल पे इंपोर्टेंट है, राज्य के स्तर पे इंपोर्टेंट है। भाई पुलिस का काम, अब देखो बंगाल की पुलिस सफेद कपड़े क्यों पहनती है, वहां की सरकार ने बोल रखा है, और दूसरी जगह खाकी रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, वहां की सरकार ने बोल रखा है, और कोई दूसरे कपड़े पहनाना चाहते हो वो पहना दो। पुलिस की भर्ती कैसे होगी वो राज्य सरकारें तय करेंगी, ठीक है। व्यापार, व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य, कृषि, अब देखो क्या है, जैसे मानो कि बंगाल है, बंगाल में पानी खूब होता है, तो वहां पे ऐसी फसलों को बढ़ावा देगी वहां की सरकार जिससे पानी में उनका उत्पादन बढ़ सके, ठीक है। और कहीं ऐसी व्यवस्था है जहां पे वह खाद ज्यादा जाती हो तो सरकार खाद उनको प्रोवाइड कराएगी, तो क्या होता है, कृषि का इनके सिंचाई, उनको पानी की सुविधा देना, ये सब क्या स्थानीय में तो है, हर राज्य की अलग अलग सोच हो सकती है इसमें। अब इनको दिए क्यों? हर राज्य की नीति अलग अलग होती है, सब अलग अलग सोचते हैं, कोई किस प्रकार से सोचता है, कोई किस प्रकार से, किसी की कृषि पे अलग नीति बन सकती है, किसी की अलग नीति बन सकती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हमें पूरे देश में क्या है, समानता, सिमिलरिटी की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग मुद्दे जिन पे सरकारें काम कर सकती है। किसका अधिकार क्षेत्र है? राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही है। तो यहाँ पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार ही बनाएगी, और इसमें केंद्र सरकार बीच में कुछ भी नहीं बोल सकती। तीसरी है समवर्ती सूची, विषय शिक्षा, अब शिक्षा है, तो भाई शिक्षा में क्या है, भाई शिक्षा में देखो भाई केंद्र सरकार भी काम करेगी और राज्य सरकार भी। शिक्षा, वन, जंगलों के से जुड़ाव, मजदूर संघ, जो मजदूर काम करते हैं, जो उनके संगठन बने हुए होते हैं वो, विवाह, ठीक है, गोद लेना, किसी बच्चे को अगर गोद लेना है तो, और उत्तराधिकार जैसे विषय। उत्तराधिकार क्या होता है, जैसे किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी जो सारी वसीयत है, उसकी सारी जमीन जायदाद, उसका उत्तराधिकारी कौन है, उसका अधिकार किसके पास जाएगा, वो कौन है, समवर्ती सूची में आ जाता है। अब ये समवर्ती सूची में क्यों है? केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं, इसमें दोनों इंटरेस्टेड है। केंद्र सरकार चाहती है हम कानून बनाए, राज्य सरकार वाले चाहते हैं हम कानून बनाए, तो संविधान ने बोला लड़ो मत, ये काम हम दोनों के लिए छोड़ देते हैं। तो अधिकार क्षेत्र में क्या बोला, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। दोनों कानून बनाओ, राज्य वालों की मर्जी है राज्य वाले बनाओ, केंद्र वालों की मर्जी है केंद्र वाले बनाओ, परंतु हमारा देश में ज्यादा शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। अगर तुम दोनों में लड़ाई हो गई ना, कभी भी केंद्र और राज्य तुम में लड़ाई हो गई तो हम केंद्र की मानेंगे, लेकिन जब दोनों की कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही देश में मान्य होगा। बनाने को दोनों बना लो, पर एक ही कानून पे अगर दोनों अलग अलग बात रखते हैं तो बात हम किसकी मानेंगे, केंद्र सरकार की बात हम लोग मानेंगे। ये तो थे क्या भाई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची में कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही। राज्य सूची में कौन बना रहा है? राज्य सरकारें बना रही। और समवर्ती सूची में दोनों बना रही, पर मुख्यतः केंद्र सरकार का ही हम मानते हैं। अब क्या हुआ कि संविधान बनने के बाद भी देश विकास की ओर बढ़ा है, काफी बदलाव हुआ है, समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। अब बदलाव के साथ अगर कोई चीज जुड़ी है तो उस पर कानून कौन बनाएगा वो देखते हैं। इन विषयों के अलावा और कोई विषय हो तो बाकी बचे विषय क्या बोलेंगे उन्हें? बाकी बचे विषय केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, उदाहरण कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि। अगर ऐसे मुद्दे हैं जो तीनों ही लिस्टों में नहीं, न तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है, वो किस पे बाकी बचे, उन पे कौन कानून बनाएगा? उन पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ठीक है, यहां तक की बात हमारे बिल्कुल दिमाग में है, वो बहुत अच्छे से क्लियर। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि हम लोग जो विधि अपना रहे हैं वो साथ लेकर की विधि अपना रहे हैं। ठीक है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। और जब हम सबको साथ लेकर चलने की सोचते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, कभी किसी को ज्यादा और कभी किसी को कम देना पड़ता है। ठीक है, आज हम एक परिवार में रहते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, तो आप देख तो जो हमारे घर में सबसे छोटा उसको कुछ ज्यादा चीजें मिलती है। मैं एक फैमिली में सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो अगर घर में फ्रूट्स आए तो सबसे छोटे को ज्यादा देते हैं। ठीक है, बड़े वाले को थोड़ा कम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, कोई हमसे अलग नहीं होना चाहिए। तो क्या है, देश भी एक परिवार की तरह। तो हमने कौन सी विधि अपनाई? सबको साथ लेकर चलने की विधि अपनाई है। और जब सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो किसी ना किसी को क्या है, स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, किसी को क्या है, खास चीजें देनी पड़ेगी। और वो खास क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जिनको हमने क्या है, विशेष दर्जा दिया है कि भाई आप थोड़े से क्या हो, इंपोर्टेंट क्यों हो वो देखो। भारतीय संघ के सभी राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, सब बराबर नहीं है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, ज्यादा वाले के हम पढ़ रहे हैं, और किसी को बराबर है। ठीक है, तो सबको बराबर अधिकार नहीं। कुछ राज्यों में विशेष दर्जा प्राप्त है, कुछ राज्यों को विशेष स्पेशल इंपोर्टेंस प्राप्त है। कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। ये ऐसे राज्य हैं जिनको क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ तरीके से इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बनाया क्यों है? क्योंकि इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, इनकी जो सामाजिक जीवन वहां का रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। और किन किन चीजों में इन्हें विशेष प्रावधान है वो भी हम देखते हैं। विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। मतलब वहां पे क्या है कि कुछ सामाजिक स्थितियां, भाई वहां पे हो सकता है कि भाई जो सामाजिक विभाजन है वो अलग प्रकार से किया गया हो। ठीक है, अब जैसे नागालैंड, अब नागालैंड है वो आदिवासी लोगों का है, वहां पे बिल्कुल उनकी संस्कृति अलग है, तो उनको थोड़ा सा अलग विशेष दर्जा हमने दे दिया। ठीक है, ऐतिहासिक स्थिति वहां की अलग हो सकती है। ठीक है, कि भाई उनका उस समय जब अंग्रेज से तो ज्यादा शोषण हुआ उस राज्य का, वो पिछड़ा रहेगा, तो उस आधार पे हमने क्या है, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 क्या है? अनुच्छेद 371 भारत के संविधान का एक कानून है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, वो कानून जो 371वें नंबर पे आता है, और इसके तहत क्या हुआ है, कुछ विशेष शक्तियां दी गई है। किन राज्यों को दी गई, उनका नाम अभी मैंने आपको बताया। उन सभी राज्यों को विशेष शक्तियां दी गई। कैसी विशेष शक्तियां सर? यह विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, मतलब वहां के लोगों के, विशेष वहां के लोग जो है उनको, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, भाई आप अपनी संस्कृति को बचा के रखो। वहां की सरकारी सेवाओं में उन लोगों को बढ़ोतरी देने के लिए, और वहां के भूमि अधिकारों के संरक्षण, मतलब उनकी जो भूमि है उनका संरक्षण, वो बचा के उन भूमि को रख सके। ये सारे जो संबंध में क्या है, विशेष अधिकार दिए गए। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत चर्चा चलती थी, स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है। देखो जम्मू कश्मीर क्या है, पहली बात तो जम्मू कश्मीर अब हट चुका है। 2019 में भारत की संसद ने, जो मोदी जी की सरकार ने है, उनको जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया, बोला आज तुम स्पेशल नहीं हो। और जिन राज्यों की मैंने बात करी ना, जो ये अलग प्रकार से स्पेशल, वो अलग प्रकार से स्पेशल, वहां पर तो ये कहते थे भाई कोई जाके रह ही नहीं सकता, इन राज्यों में रहो तुम कर्नाटक में जाके रहने की इच्छा मस्ती से रहो। वो कहते थे भाई तुम कश्मीर की लड़की से शादी नहीं कर सकते, यहाँ की लड़कियों से शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो कहता है तो तुम वहां जाके कोई काम धंधा मत करो, ये कहता है करो, सब करो। पर विशेष किस चीज में है सर? ये भाई विशेष ऐसे है, केंद्र सरकार से अगर कोई मदद चाहिए तो ये विशेष है। अगर दूसरे राज्यों को 10 रुपए देंगे तो इनको 20 देंगे, केंद्र सरकार ये कहती है। क्यों? ये थोड़े से पिछड़े, इनकी सामाजिक स्थिति पिछड़ापन है। और कहीं कहीं के विशेष राज्यों में, इन राज्यों में भी कोई विशेष क्षेत्र क्या है, जैसे कि बहुत पिछड़े हो, तो वहां के लिए एक स्पेशल राष्ट्रपति साहब बोर्ड बनवाते हैं, उस बोर्ड के द्वारा काम करवाते हैं कि आप अच्छे से काम करो। मतलब सिर्फ और सिर्फ विशेष दर्जा इतना ही, ये विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष नहीं। बहुत ज्यादा विशेष तो क्या था, जम्मू कश्मीर था। वहां के कानून व्यवस्था ही अलग थी, वहां के संविधान ही अलग बना रखा था उन लोगों ने। मतलब वो सारा सिस्टम अब भारत की संसद ने, मोदी जी की सरकार ने हटा दिया, बोले नहीं सब साथ रहो, सब साथ लेकर चलेंगे।
अब क्या होता है, किसी को हमने ज्यादा ताकत दी है तो किसी के हिस्से से तो छीन के दी होगी। अब जिनको ज्यादा दी है उनके बारे में तो पढ़ लिया, अब कम किसको दी है वो भी जानो। तो कम जिनको दी है वो है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है, इनको बहुत कम अधिकार प्राप्त है। ये ऐसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते और नहीं किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना संभव है। अब क्या है, इनकी जो आकार है, इनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटे। तो अब ये जब छोटे हैं तो इनको अकेला पूरा राज्य भी नहीं बना सकते। ठीक है भाई, इनको क्या है, पूरा अकेला राज्य भी नहीं। आज मान लो कोई घर में छोटा सा 5 साल का बच्चा है, तो क्या उसको एक नया घर बना के दे दे? नहीं बना के दे सकते। ठीक है, और क्या है, अब वो बिल्कुल ये राज्य क्या है, छोटे हैं, तो उनको किसी जो आज के मौजूदा राज्य उनसे मिला भी नहीं सकते। तो ना तो नया राज्य बना सकते हैं, ना मौजूदा राज्य भी मिला सकते हैं। तो ये दिक्कत खड़ी हो गई। तो ये क्या है, बिल्कुल ही बहुत कम छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों की तरह वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। जितने अधिकार केरल को है उतने केंद्र शासित प्रदेश को नहीं, जितने अधिकार तेलंगाना को है उतने केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। अभी हमने क्या पढ़ा? केंद्र शासित प्रदेश। शासित मतलब शासन करना, ऐसे प्रदेशों पे शासन करना जिन प्रदेशों पे केंद्र शासन करता है, केंद्र सरकार शासन करती है, उसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब क्या है कि केंद्र सरकार तो सर पूरे देश को चला रही है, तो जब पूरे देश को चलाती है ना, तो वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे काम करती है जो संघ सूची में लिखे हुए, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे काम करती है जहां संघ सूची में लिखे हुए हैं। अब जैसे हरियाणा है, जो राज्य सूची के काम है वो हरियाणा कर लेगा, हरियाणा अपने काम कर लेगा। पर जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे, वहां पे राज्य सूची वाले काम भी कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। वहां पे राज्य सूची वाले भी काम कौन है? केंद्र सरकार करती है। और केंद्र उस प्रदेश को चला रही है, उस जगह को चला रही है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर और नागर हवेली प्लस दमन और दीव, ये पूरी एक ही है। ठीक है, और अब देखो क्या था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पहले पूरा 2019 से पहले पूरा एक राज्य था, परंतु क्या करा भाई, धारा 370 तो हटाई अनुच्छेद, उसके साथ क्या करा, कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और इन दोनों को क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। मोदी जी ने बोला तुम मेरे अंडर में ही रहोगे, तुम्हारे वहां सरकार नहीं बनने दूंगा, तुम क्या करोगे? हमारे केंद्र शासित प्रदेश में ही रहोगे। तो उनको क्या, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब आज अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में कितने राज्य है, तो विद्यार्थियों गर्व से कहिएगा कि भारत में अब 28 राज्य है। कितने राज्य? 28 राज्य है। और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछता है तो बोल दीजिएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश अब आज हमारे देश में हैं। अब देखो, जो ये हमने काम करा कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अगर इनमें कहीं बदलाव करना हो, इस बंटवारे में बदलाव करना हो, तो क्या प्रक्रिया होती है? अब इस बंटवारे की जो बदलाव की प्रक्रिया वो बहुत कठिन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, जानते हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान की बुनियादी बात है। ठीक है, ये बिल्कुल बुनियादी है कि आप इसको नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि संविधान का ये बेस है, आधार है। और मैंने क्या कहा था कि जो आधार होता है हम उसे नहीं बदल सकते, और अगर बदलोगे तो उसमें क्या है, बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, और उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, थोड़ी बड़ी रहेगी। अब वो प्रक्रिया क्या है वो देखो, इसमें बदलाव करने के लिए संसद पूरे देश के लिए एक है, और राज्यों की विधायिका, हर राज्य में भी विधायिका है जो राज्य सूची वाले पे कानून बनाती हो की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर कराना होता है। जैसे मान लो कि भाई क्या है, बदलाव करना है, इस व्यवस्था में बदलाव करना है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य सूची के केंद्र सूची में डालने हैं, कुछ संवर्ती सूची में डालने, कुछ भी बदलाव करना है, उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जैसे मान लो 2 सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 लोग हैं, ठीक है, इसका 2/3 कितना? 2/3 लगभग मैं मान के चलता हूं 365 लोग क्या कर दे? हाँ कर दे कि हाँ भाई बदलाव कर लो। यहां बदलाव करने के बाद ठीक है, अगर ये लोग मान गए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद 245 लोग राज्यसभा में, इसका 2/3 करो। मैं मान के चलता हूं 180 के आसपास मान के चलता हूं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, 180 के पास। इन्होंने भी हाँ कर दिया कि हाँ कर दो। उसके बाद क्या करे? राष्ट्रपति साहब से साइन करो। यहां तक क्या हुआ कि आपने संसद, भारत की संसद ने तो बोल दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, और राष्ट्रपति साहब ने भी साइन कर दिया। अब भी काम पूरा नहीं हुआ है, अब भी तो राज्यों से पूछना जरूरी है। अब क्या है, राज्यों से पूछेंगे।
फिर उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी मिलना आवश्यक है। अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो कम से कम 15 राज्य क्या करें, वहां की जो विधानसभा है, जो वहां की विधायिका है, वो क्या करे, बोल दे हाँ कि साहब क्या कर दो, बंटवारे में बदलाव कर दो। मतलब पहले दोनों सदनों से पास कराओ, फिर राष्ट्रपति साहब से साइन कराओ, फिर दो आधे राज्य मतलब 15-16 राज्य क्या करे, हाँ करे, तब जाके बदलाव हो सकता है। अब फिर भी बदलाव के समय कोई लड़ाई हो जाए तो उसको कौन संभालेगा? शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। मैंने पहले ही कहा था, संविधान से जुड़ी हुई कोई भी बात है तो उसकी व्याख्या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, और सबसे मुख्य कोई है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर कोई भी विवाद या किसी प्रकार की उलझन होती है तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ही निकाल सकते हैं। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। देखो अब क्या होता है भाई, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सरकार भी अपने राज्य का क्या है, विकास करना चाहती है, भला करना चाहती है। तो उस भला करने के लिए उनको पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? कर से आएगा, टैक्स से आता है। ठीक है, ऐसे केंद्र सरकार को भी चाहिए पैसा देश का भला करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। वो पैसा भी कहां से आएगा? कर से आएगा। अब देखो ये जो टैक्स होता है, ये कर होता है, ये किसके पास जाता है? आप चॉकलेट खाते हो, खाते होंगे, बिल्कुल खाते हो। आप कभी उस पर देखना, उसके अगर वो चॉकलेट 10 रुपए की भी है ना मेरे दोस्तों, तो उस पर लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपने दुकानदार को सिर्फ चॉकलेट की कीमत नहीं दी, बल्कि वो पैसा भी दे दिया जो सरकार के पास जाएगा। ठीक है, आपके घर में खाना बनता है, किस पे बनता है? गैस पे बनता है। गैस किससे जुड़ा? सिलेंडर से जुड़ा। उस सिलेंडर पे भी जो आप पैसा दे रहे हो ना, उसमें भी क्या है? टैक्स लगा हुआ है, और वो टैक्स आप दे रहे हो। अब क्या होता है, वो जो टैक्स का पैसा है, कुछ पैसा क्या केंद्र सरकार लेती है, कुछ पैसा राज्य सरकारें ले लेती है। ठीक है, ये पैसा राज्य सरकार के पास जाएगा, ये पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा। ये सब कुछ भी तय है, और तय और अच्छे से तय करने के लिए क्या है, हर 5 साल में हमारे देश में वित्त आयोग बनाया जाता है। क्या है? हर 5 साल में हमारे देश में वित्त आयोग बनाया जाता है, जो ये बताता है कि राज्य सरकारों को कितना कर देना है और केंद्र सरकार के पास कितना कर रहना चाहिए। तो ये वित्त आयोग हर 5 साल में बनता है, ये जो निर्धारित कर देता है। तो इस प्रकार से कर लेकर अपने राज्य का और केंद्र सरकार पूरे देश का विकास करती है। तो ये अपना था पूर्ण रूप से क्या था कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। हम लोगों ने जाना कि 1947 में भारत की क्या स्थिति है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण क्या हुआ, देश पूरा एक हुआ और फिर से सभी रजवाड़ों को मिला लिया, और किस प्रकार से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सरकारें काम कर रही हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम कर चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे हम लोग संघीय व्यवस्था कैसे चलती है उसके बारे में वीडियो पे चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अपन लोगों को सामाजिक विज्ञान में क्रांति लेकर आनी है। और तब तक आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।